हेलो, गुड इवनिंग और नमस्ते सभी को। लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका। आई थिंक आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने देखा है एग्ज़ाम कुछ दिन एक्सटेंड हुआ है। 23 अप्रैल से था, वो 27 अप्रैल या 28 अप्रैल में होगा या फिर 7 या 8 मई में होगा। और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा। और आज क्लास आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे क्लियर कहूँगा कि अभी क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ लाइक करें। रीज़न देता हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ बकवास बच्चे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, ना ही वो तैयारी कर रहे हैं, पर उनकी जो है ना वो बकवास करने वाली नीतियाँ वो हमेशा चलती रहेंगी। तो इसीलिए कहूँगा, देखो 400-300 व्यूज़ हैं और लाइक केवल 20-25 हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई आप लोग शायद अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे और वो कुछ ही बच्चे जो हैं वो आपसे जीत रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेरा तो इसमें एज सच कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और एज सच ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे नहीं आऊँगा तो मेरा नुकसान होगा। मैं अपना समय निकाल के यूट्यूब पे आता हूँ क्लासेस यहाँ पे देने के लिए, ताकि उन बच्चों तक भी पहुँच सकूँ जो बच्चे अब भी अवगत नहीं हैं एग्ज़ाम से, और अगर हैं तो उनके पास रिसोर्सेस नहीं है पढ़ने के लिए। और मेरे पास ना समय नहीं होता कि मैं बॉल बाय बॉल कमेंट्री करूं। जैसा कि मेरे को देखो किसी से शिकायत नहीं है पर्सनली, उनको अगर इस तरीके से लगता है चलाना चाहिए वो उनकी इच्छा है, पर मैं बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं कर सकता कि भाई ये एग्ज़ाम आने वाला है, 2 दिन बाद ये है, 3 दिन बाद ये है, अब ये नई वैकेंसी आएंगी। जब आएंगी मैं आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट दे दूँगा। उसके लिए बेहतर रहेगा कि आप जो है सब्सक्राइब करें, और हो सकता है उससे रिलेटेड कोई क्लास या कोई भी टॉपिक मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँ जो आपको एग्ज़ाम में बूस्टअप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र में जो बच्चे जुड़े हैं वो जानते भी हैं इस बात को कि उन 17 क्लासेस जिनकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, यूट्यूब पे मैंने अपलोड की हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल क्लासेस हैं। और आपने देखा 21 से 22 क्वेश्चन डायरेक्ट उन क्लासेस में से। ठीक है ना। और ये जो एग्ज़ाम अपकमिंग है, 17 क्लासेस को रिवीजन ज़रूर करना। और ये मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं, टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं, उनसे भी कह रहा हूँ, आपको अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये टाइम ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का है, रिवीजन का है, और उन 17 क्लासेस को ज़रूर देखिए, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको क्वेश्चंस आंसर आते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाइए, स्किप करिए। नहीं आते हैं तो उसके प्रॉपर सॉल्यूशन भी बताएं। और वो 17 क्लास मान के चलिए आपको बहुत अच्छा बूस्टअप कराएंगी। और वो जिस भी एग्ज़ाम में केमिस्ट्री आ रही होगी, बेसिक केमिस्ट्री आ रही होगी अप टू 11th-12th की, तो आपको बहुत हेल्प करने जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ही सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और प्लीज़ एक बार इसको शेयर कर देना। ठीक है, पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, बाकी देखो मेरा कोई ऐसी मजबूरी नहीं कि मुझे यूट्यूब पे आके पढ़ाना ही है। शौक़ है मेरा, मैं पढ़ा देता हूँ। और इसीलिए मैंने कोई भी जो बैच रखा है, बहुत महंगा बैच नहीं रखा है। मैंने पहली बात बच्चों को देखा कि भाई बच्चे जो हैं ग्रामीण परिवार से भी, तो भाई 299 रुपये फीस रखूँगा तो कई बार उन्हें वो भी चुभेगी, है ना। तो मैंने उस पर भी मौका दिया था कि कोई बात नहीं, अगर एक बार में पे नहीं कर पा रहे, अब 2 बार में पे कर दो। अगर मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ तो उस भरोसे को बनाए रखें। ठीक है, और अभी यही कि जिनको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, मात्र 99 रुपये में जीएस और केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ है। 5-5 टेस्ट दोनों के मिल जाएंगे। एक टेस्ट तो मैं यूट्यूब पे डाल ही रहा हूँ सभी के लिए, ताकि कुछ तो हेल्प मिले, एक आइडिया तो मिले। जिन बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं है उनको आइडिया तो मिले कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे पूछे जाते हैं। और लैब असिस्टेंट का एज सच पेपर जो है वो 1-2 बार ही हुआ है ना, तो क्वेश्चंस मुझे भी ढूंढने पड़े। और फिर और भी एग्ज़ाम जो इस लेवल पे आते हैं उनके PYQs में लेके आया, ताकि पता चले हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस लेवल पे, तो एटलीस्ट इतनी तैयारी तो मैं रखूँ। ठीक है, बाकी जिनको जीएस का बैच चाहिए, मात्र 99 रुपये में जीएस का बैच है। ठीक है, और 49 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज़ है जीएस की, तो 149 में टेस्ट प्लस जीएस पूरा। ठीक है, और जीएस में पूरे वो 10 टॉपिक्स आपको कराऊंगा। बाकी इसमें से कुछ टॉपिक तो मैंने यूट्यूब पे भी डाले हैं, जैसे जनरल एप्टीट्यूड हो गया, जिसमें रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, वो यूट्यूब पे भी है। फिर इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी भी डाला है 2-2.5 घंटे का। और आपको बता दूं, एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र में जो क्वेश्चन है, और देखना वो सीरीज़ उससे पहले की है, ज्योग्राफी की वो सीरीज़ आपका ये एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र से पहले की है। और उसमें मैंने जो कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, जैसे साउथ की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, क्वेश्चन डायरेक्ट था। ये तो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही एनालाइज़ करा। मैं उस वीडियो को किसी बच्चे को शेयर कर रहा था जीएस वाले बैच में ही,
तो जब मैंने देखा कि मैंने भाई इसमें पढ़ाया क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं जो रह गई हैं और मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, तो देख रहा हूँ ऐसी जो क्वेश्चंस आए हैं ये तो डायरेक्ट वहीं से ही आए हैं, और मैंने इस चीज़ पर कभी फोकस ही नहीं किया कि भाई वो क्वेश्चन वहाँ से बने हैं, है ना, कि भाई ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जहाँ मिल रहे हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ पे। और वो डायरेक्ट जीएस की वो 2 क्वेश्चन, मतलब 25 में से 2 क्वेश्चन देख लो ज्योग्राफी के, डायरेक्ट वहाँ से आपको देखने को मिले हैं। ठीक है। और पॉलिटी का क्वेश्चन जो है आपका उस पर आया था पंचायत पे, वो डायरेक्ट आपको क्लास में से देखने को मिला है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जितनी भी जीएस की क्लासेस ये हैं ये सभी मैं आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करके पढ़ा रहा हूँ। फिर लेवल भी देख रहा हूँ कि लेवल 4 का पद है तो किस तरह के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस लेवल पे। ठीक है। तो हर चीज़ को एनालाइज करके जीएस का टेस्ट बनाया है। जिनको लगता है लास्ट में रिवीजन करना है, मात्र 99 रुपये का बैच है, 49 रुपीज़ और देते हैं, तो उसमें आपको जो है 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मैं बोलूँ 5 टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाती है। एक तो खैर मैं यूट्यूब पे दे ही चुका हूँ, वही कि उन बच्चों को भी हेल्प मिले जिनको नहीं पता कि किस लेवल का एग्ज़ाम आने वाला है, उनके लिए ये सारी कहानी है। ठीक है। और अगर 250-300 भी व्यू हैं, अगर 100 भी लाइक्स आ जाएँ तो देखो भैया आप लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। ठीक, चलिए खैर, तो मैं क्लास को शुरू करता हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। और बाकी अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। तो क्वेश्चन है आईयूपीएसी नेम ऑफ। तो आईयूपीएसी नेमिंग पे मैंने पूरा एक सीरीज़ डाला है। फॉरेंसिक साइंस के लिए भी मैंने फ्री क्लासेस यूट्यूब पे दी हैं, पूरा सिलेबस ही उसका यूट्यूब पे दिया है। बस टेस्ट सीरीज़ रखी है 10, उन 10 टेस्ट सीरीज़ के 99 रुपीज़ ओनली। ठीक है। और ऑब्वियस बात है, वैसे भी कोई आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह या कोई भी किताब खरीदोगे तो इतनी 150-200 रुपये की पड़ेगी, उससे कम में ही आपको 10 टेस्ट सीरीज़ में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है। और पूरा सिलेबस यूट्यूब पर लगभग मैंने करा दिया है। ठीक, वो भी देख लीजिएगा, उसके लिए पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने, और इन 17 क्लासेस का भी प्लेलिस्ट बनाया है, और उसी प्लेलिस्ट में मैं ये वाले टॉपिक भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, और किसी को अगर नहीं मिल रही है प्लेलिस्ट तो भाई मैं उसे पिन भी कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है आईयूपीएसी नेम बताना है। तो आई थिंक काफ़ी बच्चों ने तो इतने में बता दिया होगा, मन में कोस रहे होंगे कि सर आगे क्यों नहीं बता रहे। खैर, तो देखो इस कंपाउंड का नाम हमें पता है, जो COOH ग्रुप है इसकी प्राथमिकता ज़्यादा होती है, प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो इस वाले कार्बन को नंबर 1 मानेंगे सर, इस कार्बन को 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, 4 मानेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ा चुका हूँ सर। 4 कार्बन है तो ये ब्यूट हो जाएगा, है ना। इसकी थर्ड पोजीशन पे देखो, थर्ड पोजीशन से डबल बॉन्ड शुरू हो गया तो ब्यूट 3 है ना। और उसके बाद इसमें पहली पोजीशन पे ऑइक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक को ऑइक एसिड कहते हैं। सर अब ऐसा नेम तो ये लिखा नहीं है जैसे आपने लिख दिया है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, और जैसे इन्होंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि पहली पोजीशन पे ही ऑइक एसिड है तो उन्होंने उसका नाम ही नहीं लिखा है ना, 1 पोजीशन को दिखाया नहीं, इसलिए उन्होंने नाम क्या लिखा, ब्यूट 3 ऑइक एसिड, ऐसा करके नाम लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही है ना COOH ग्रुप, तो सर इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि फर्स्ट पोजीशन है, तो इसलिए डायरेक्ट इन और ऑइक एक साथ इन्होंने लिख दिया, है ना। तो ऑप्शन मिल गया सी, ब्यूट 3 ऑइक एसिड। ठीक है। और प्रॉपर लिखना है तो ब्यूट 3 ऑइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। दोनों ही मेथड सही हैं, अब ये नहीं कि सर ये वाला सही है ये वाला सही है ना, और पता चला एक किताब पढ़ के आए और उसमें से ला के दिखा दिया कि सर ये देखो इस किताब में लिखा है। बेटा जी अलग अलग किताब पढ़ के देखिए, तब आपको आइडिया मिलेगा कि नेमिंग वो भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द एंजाइम यूज एज ए कैटलिस्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना, PYQ भी है, UKPSC के एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये काफ़ी सारे और एग्जाम से ही पूछे गए हैं कि भाई ये एंजाइम, ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ जाना कि ये एंजाइम किस कन्वर्जन में काम आता है ना। तो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो जाइमेज का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है द कंपोनेंट विच गिव ऑन एसिटिल्डिहाइड ऑन ओजोनोलाइसिस। ये ओजोनोलाइसिस ऐसा टॉपिक है जिसने IIT JEE है ना, IIT JAM इन एग्ज़ाम तक में पीछा नहीं छोड़ा, इन एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है, MSc एंट्रेंस में, BSc एंट्रेंस में, है ना, और 11th-12th के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग सब में ओजोनोलाइसिस देखने को मिलता है। सर ओजोनोलाइसिस क्या होता है कि इसमें आपके डबल बॉन्ड का पता लगाना है, तो उसके लिए हम ओजोनोलाइसिस करते हैं। इस ओजोनोलाइसिस को जब हम कंट्रोल्ड वे में करते हैं तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, और अगर हम कंट्रोल्ड वे में नहीं करेंगे, जिंक या वाटर नहीं डालेंगे, तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है और हमें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर ईस्टर ग्रुप मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ईस्टर भी मिल सकता है। बट हमसे कह रहा है कि हम इसमें से कौन सा वह ग्रुप लेंगे जिससे केवल ओनली एसिटाल्डिहाइड हमें एज अ प्रोडक्ट मिले। तो समझते हैं, देखो यहाँ पे प्रोपाइलीन है, प्रोपाइलीन भी जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, प्रोपाइलीन आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा, है ना, प्रोपाइलीन आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। ट्रिपल बॉन्ड ओजोनोलाइसिस बेसिकली देता है, बट
हम कहेंगे यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं होगा। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि इसने कहा है ओनली एसिटल एल्डिहाइड। आपको पता है जब ये ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड टूटता है ना, तो सर इसकी जगह मिलता है आपको एल्डिहाइड। तो एक साइड तो इसका एसिटल एल्डिहाइड मिल जाएगा और एक साइड मिल जाएगा आपको फॉर्मल एल्डिहाइड। तो सर इसने तो बोला है ओनली एल्डिहाइड, तो ऑप्शन ए इज़ नॉट द राइट आंसर। ठीक है, और जिनको नहीं पता ओजोनलाइसिस क्या है, जरा देखना उन 17 क्लासेस में आपको ओजोनलाइसिस मैंने पढ़ाया हुआ है। अब ये मत कहना कि सर ये एल्कीन चैप्टर का बना, बेटा जी ये एसिटल एल्डिहाइड की बात कर रहा है, तो ये आपके एल्डिहाइड वाले चैप्टर का भी पोर्शन हो गया, ये ध्यान रखना है। ब्यूटूइन, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये है ब्यूटूइन, है ना, 4 कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। इसका ओजोनलाइसिस कराते हैं सर, ये कंपाउंड मिल जाएगा CH3, ये मिल जाएगा CH, और आपको पता है जब ओजोनलाइसिस कराते हैं तो सर एक ऐसे ओजोनाइड रिंग बन जाती है ना, ये CH और ये CH3। फिर इसके बाद जब हम उसको ब्रेक करते हैं इस तरीके से और इसमें हम जिंक डालते हैं या फिर पानी डालते हैं, तो सर जिंक कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन जिंक के साथ जाकर जुड़ जाएगा, सर ये ZnO बन जाएगा। और सर आप देख रहे हैं इधर से CH3 और ये O वाला ग्रुप अलग हो जाएगा, CH3 CHO बन जाएगा। सेम सर इधर ये CH3 CHO वाला ग्रुप अलग बन जाएगा। तो 2 मोल किसके मिलेंगे? केवल एसिटल एल्डिहाइड के। आप सभी को पता है CH3 CHO को ही हम एसिटल एल्डिहाइड कहते हैं, है ना, या फिर इथेनल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इथेनल। तो आई थिंक ब्यूटूइन इज द राइट आंसर, सभी को पता चल गया होगा। ब्यूट 1 इन देखना है तो उसको भी देख सकते हो। ब्यूट मतलब सभी को पता होना चाहिए सर, 4 कार्बन है और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। इसके बाद यदि मैं इसका ओजोनलाइसिस कराता हूँ तो आपको पता है डबल बॉन्ड टूटेगा, तो इधर तो आपको मिल जाएगा प्रोपेनल और इधर मिल जाएगा आपको मीथेनल, है ना, फॉर्मल एल्डिहाइड। तो सर इसके अकॉर्डिंग हमें एसिटल एल्डिहाइड तो नहीं मिल रहा, तो राइट आंसर पता चल गया, बी सर इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा ओजोनलाइसिस। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछता है कि केवल एसिटल एल्डिहाइड मिल रहा है ना, केवल प्रोपेनल मिल रहा है, तो उसके लिए आप सोच के देखिएगा। ठीक, तो केवल एसिटल एल्डिहाइड दोनों साइड CH3 CHO CH3 CHO कब मिलेगा? जब आप ब्यूट इन लेंगे। आगे अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेंथेनाइड एफ ब्लॉक हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो लेंथेनाइड में से कौन सा है? केवल इतना सा क्वेश्चन पूछा है और सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया जिसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। मैं सोच रहा था कोई और सा कंपाउंड दूँ, फिर मेरे दिमाग में आया सबसे ज़्यादा पूछा गया आपसे गडोलियम, है ना, ZD। तो गडोलियम जो है ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो ताकि एक बार और एटॉमिक नंबर भी दिमाग में बैठ जाए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद फैलिंग सॉल्यूशन? तो फैलिंग सॉल्यूशन सर 2 से मिलकर बना होता है, फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए आपका कॉपर सल्फेट होता है, ब्लू विट्रॉल होता है। फैलिंग सॉल्यूशन बी सर आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है इन NaOH, इन एल्कलाइन सॉल्यूशन इन बेस, है ना। तो ये आपका फैलिंग सॉल्यूशन बी होता है। तो कह रहे हैं इसमें से कौन फैलिंग टेस्ट नहीं देगा? तो जनरली आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ये फैलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। बेंजीन वाले कंपाउंड फैलिंग टेस्ट इन जनरल नहीं देते हैं। ठीक है, और क्या कहानी है फैलिंग टेस्ट की? सर फैलिंग टेस्ट की कहानी एक तो ये हो गई कि एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देते, दूसरी कहानी ये हो गई कि अगर ऐसे कंपाउंड जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो भी फैलिंग टेस्ट जल्दी से नहीं देते, है ना, ऐसा नहीं कि देते ही नहीं है, पर जल्दी से नहीं देते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बेंजल एल्डिहाइड, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कुछ बातें और देखिए। अभी शायद किसी बच्चे ने एक और कमेंट किया था कि भाई पूरे क्वेश्चन तो करा देते यार, इस तरह के वर्ड थे। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा भाई भाषा की गरिमा रखिए। बेशक हो सकता है मैं आपकी हम उम्र भी हूँ, हो सकता है मैं आपसे छोटा भी हूँ, ठीक है, बट ऑब्वियस बात है भाई जब आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको नहीं जानता, तो एक टोन ऑफ द वर्ड वो आपका शायद प्यारा होना चाहिए। आप जिस लेवल पे पद पे जाने वाले हैं, अगर इस एटीट्यूड से आप जा रहे हैं तो आई थिंक वो सही नहीं है। आपके फ्यूचर के लिए भी ऑब्वियस बात है प्रमोशन उसी बेसिस पे मिलता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी ज़रा रखिए अपने उसमें कि भैया थोड़ा संयम से बात कीजिए, ठीक है। चलिए क्या, तो संयम बनाए रखिए। देखिए मैंने आपसे बोला कि जब मेरे पास समय होगा तो प्रॉपर मैं कोशिश करूंगा आपके लिए पूरी सीरीज़ पूरी ही कराऊँ। मैं इसको पूरा ही कराने आया, मैंने बोला ना जीएस का टेस्ट 1 मैंने कराया है, इसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो थोड़ा सा संयम रखें, संयम बरतें, कंप्लीट मैं से करा दूंगा। बाकी अगर टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो मैं बता चुका हूँ, केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस विद टेस्ट सीरीज़ 149, जीएस का कंप्लीट सिलेबस विद टेस्ट सीरीज़ 149, ठीक है। अगर केवल टेस्ट सीरीज़ लेनी है मात्र 99 रुपये है, और पूरा सिलेबस लेना है 299 रुपीज़ है। पर मुझे लगता है पूरा सिलेबस शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इस समय पे, बट फिर भी जिस बच्चे को लगता है कि मैं सारी वीडियोस देख के कवर कर लूँगा तो उसको लेना चाहिए, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ टेस्ट सीरीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट इसको तो प्रैक्टिस करके जाइए कि हाँ कंपटीशन में कुछ तो लड़ो, है ना। 18 ही पद हैं,
चलिए आगे है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, है ना, ये पढ़ाया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यूट्यूब में भी ये आपको फॉरेंसिक साइंस में मैंने पढ़ाया है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भैया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम या फिर वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, है ना, या स्मॉल मूविंग पार्टिकल। तो क्या कह रहे हो सर, ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा जी आप किसी भी छोटे कणों की उसकी स्थिति और उसका संवेग या उसकी स्थिति या उसका वेग एक साथ नहीं निकाल सकते हो। तो उसको मैथमेटिकली डेल एक्स गुणा डेल पी ये ग्रेटर देन होता है एच बट्टे में 4 पाए, है ना। बट यहाँ पे ग्रेटर देन और बराबर की जगह उन्होंने बराबर लगा दिया, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। आगे है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भैया जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, Fe होता है, ध्यान रखना। और क्लोरोफिल में कौन होता है सर, मैग्नीशियम होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। विटामिन B12 में कौन सा होता है, उसका नाम ही है साइनोकोबालामाइन, कोबाल्ट होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। द मॉलिक्यूल विच हैज़ टी स्ट्रक्चर इज, तो जनरली अगर आप सिलेबस को देखो केमिकल बॉन्डिंग को तो उसमें केवल हाइब्रिडाइजेशन दिया है कि संकरण ही पूछेगा, है ना, बट केमिकल बॉन्डिंग भी लिखा है। तो ऐसे कुछ टॉपिक जो PYQ में दिए गए हैं एटलीस्ट इनको तो प्रैक्टिस कर जाइए ताकि हमें समझ में आए कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है। बाकी जिनको पढ़ना है यूट्यूब पे भी मैंने स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है, वहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह सब सिखाए हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि किसका टी सेप होगा, तो टी सेप जिसका होगा देखते हैं। सबसे पहले है BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड। सर यहाँ बोरोन पे 3 ही बंध हैं, 3 ही बॉन्ड हैं। सबसे पहले तो हम इसका संकरण निकाल लेते हैं। इस पे सर 3 सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सर हमने एक रूल सीखा था कि जब भी संकरण निकालना है तो हमको केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर असंयोजित युग्म जोड़ा यह देखना है, लोन पेयर देखना है, जिसको हम अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, न जाने कितनी बार मैं बता चुका हूँ। तो सर सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 3 है, लोन पेयर तो बोरोन पे है नहीं, 3 + 0 3, इसका स्टेरिक संख्या 3 आई और इसका संकरण sp2 आएगा। sp2 का मतलब 1s 2p, टोटल मिला के 3। तो सर इसका संकरण sp2 आया। और सर जिसका संकरण sp2 होता है वो प्लेनर होता है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये प्लेनर होगा जैसे पंखे की 3 पंखड़ियाँ, है ना, सेम बोरोन बीच में है और 3 क्लोरीन उसके पास है। NH3 अमोनिया देखूँ सर, NH3 पे सर 3 बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है। जिनको नहीं पता मैंने ये डॉट वाला मेथड लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी सिखाया है, ध्यान रखना कि किस तरीके से NH3 मैंने बनाया। नाइट्रोजन का सर एटॉमिक नंबर 5 होता है। सर पहली सेल एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसके फर्स्ट सेल में सर 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, आई एम सॉरी, ठीक है, फर्स्ट सेल में, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे से, मेरा माइंड उस तरफ में डाइवर्ट हो रहा है, इसलिए थोड़े से वर्ड मैंने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिए, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में इसके जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, 3 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करी हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर बच गया, जो बच जाता है उसी को हम लोन पेयर कहते हैं। लोन मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बच गया है ना, या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसने बंध नहीं बनाया, या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग नहीं करा, है ना। तो यहाँ पे सर जब आप ये नियम लगाओगे सिग्मा बॉन्ड, तो सर 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, 3 सिग्मा है, 3 तो सिग्मा है और 1 ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, 1 लोन पेयर है, 3 और 1 4, 4 का मतलब इसका संकरण है sp3। और जिसका संकरण sp3 होता है सर वो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होता है। बट जब एक लोन पेयर आता है तो उसकी ज्यामिति चेंज हो जाती है, लोन पेयर बॉन्ड को पेयर को दबाता है, जिसको हम वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप हो जाएगी पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल, जैसे पिरामिड होते हैं ना गीज़ा के, सेम वैसा ही पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। आगे है नेक्स्ट ClF3। सर क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। तो 3 तो ये फ्लोरीन से शेयरिंग कर लेगा, इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, है ना, एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन आपस में हेलोजन है, आपस में इन्होंने शादी कर ली, इंटर हेलोजन हो गए, ठीक। तो इसमें हम देख रहे हैं सर यहाँ 1 सिग्मा है, सर ये 3 सिग्मा यहाँ नजर आ रहे हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर। सर 3 सिग्मा है, 2 लोन पेयर हैं, 3 और 2 सर ये 5 है, 5 का मतलब sp3d है। सर जब संकरण sp3d होता है तो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, उसकी यह जो है ज्योमेट्री ज्यामिति आनी चाहिए। पर इसका शेप क्या होगा सर, इसका शेप हो जाएगा टी शेप, यही होता है आपका टी शेप। कैसे है टी शेप, जरा इसको देखो, ये आपको टी की तरह नजर आ रहा है ना। कभी भी लोन पेयर को शेप में कंसिडर नहीं करते, तो केवल इसको देखो फ्लोरीन और क्लोरीन को, ये आपको टी की तरह नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका टी शेप है। बाकी PCl3 बचा, तो सेम इस पर भी एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड हैं, सेम NH3 की तरह आपको ये दिखाई देगा, 1 है लोन पेयर, 3 है बॉन्ड, 1 है लोन पेयर, 3 है बॉन्ड, ठीक है।
तो ये भी sp3 है और ये भी पिरामिडल है। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। क्लियर है? आगे देखें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे अधिक आयनायन विभव की वैल्यू किसके लिए होगी? ठीक है, सबसे पहले लिथियम तो मेटल है भैया, मेटल तो धातु तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो इनका आयनन विभव तो कम होगा। सेम केस ऑफ सोडियम, यह भी मेटल है तो यह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के केस में सर यह इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मक है, ये तो सर इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। और ऑक्सीजन तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। सिंपल सी कहानी है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है सर? ये विद्युत ऋणात्मकता पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आयनाइजेशन पोटेंशियल पे। या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? ऐसा भी कह सकता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आई थिंक राइट आंसर आपको मिल गया है। ठीक है, तो ये PYQ है जिसमें आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों ही दिए हैं, और ये पूछा गया कि इसका आयनन विभव अधिक होगा। और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि भैया किसी भी एलिमेंट के द्वारा वो एलिमेंट होना चाहिए आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब बिल्कुल भिन्न। जैसे हमने देखा है ना कोरोना में किस तरीके से हम लोगों को बिल्कुल अलग डाल देते थे कमरे में कि भाई इसको आइसोलेट कर रहे हैं, तो सेम एक मेटल को या नॉन मेटल को अलग कमरे में रखना है, फिर उसको इतनी एनर्जी देनी है कि वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। वो मिनिमम एनर्जी जब वो इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष को छोड़कर जा रहा है उसको ही हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ा चुका हूँ, बस एक रिवीजन के लिए मैंने आपको बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये जो कंपाउंड है यह कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो स्ट्रक्चर देख के काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा, है ना। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन है इथेन, है ना। तो इट इज DDT। डाइक्लोरो 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, फिर है डाइफिनाइल सर 2 फिनाइल भी दिख रहे हैं, और फिर है ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन दिख रहे हैं और 2 कार्बन भी दिख रहे हैं, इथेन, है ना। तो ये DDT का स्ट्रक्चर है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, और जो कक्षा 12 पास आउट करके आए होंगे उन्होंने ये रटा भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज नो हीट चेंज इज कॉल्ड। वह प्रोसेस जिसमें कोई भी हीट चेंज नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं जिसमें हीट चेंज नहीं होता उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो अ प्रोसेस इन विच नो चेंज इन हीट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो उसको हम आइसोथर्मल कहते हैं। ठीक है, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो हम उसको आइसोकोरिक कहते हैं, और अगर प्रेशर चेंज नहीं होता सर उसको हम आइसोबैरिक कहते हैं। एंट्रोपी में चेंज नहीं होता, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है तो उसको हम आइसोएंट्रोपिक कहते हैं। एंथैल्पी अगर कांस्टेंट होती है तो सर उसको हम आइसोएंथैल्पिक कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना जिसमें कोई भी हीट में चेंज नहीं हो रहा उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता ही किसकी वजह से सर? फोन की वजह से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से। सर क्लोरीन भी बनाता है बट वो सॉलिड फॉर्म में बनाता है, गैसेस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में क्लोरीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता भी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी है। तो भाई इंट्रामोलिकुलर क्या है? इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है जब विद इन द सेम कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही हो उसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। सबसे पहले फिनॉल, फिनॉल में कोई भी दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो उसके साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, तो इसीलिए फिनॉल दूसरे फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की संभावना रखता है। तो सर जब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा हो तो सर हम इसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं। और हमें पूछ क्या रहा है? इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही हो, तो सर फिनॉल के अंदर तो नहीं होती, हमें आइडिया मिल गया। अब है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो यही हमारा सही उत्तर भी हो जाएगा क्योंकि ये है हमारा फिनॉल और इसकी पहली पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूँ, है ना सर, NO2 ग्रुप लगा देता हूँ। सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे माइनस, हाइड्रोजन पे सर प्लस होगा, ऑक्सीजन पे माइनस होगा, तो सर ये आपस में बंध बना लेंगे क्योंकि प्लस और माइनस
अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सर ये बंध हाइड्रोजन की वजह से रहा है, इसलिए हम इसको हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं। और सर ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक ही कंपाउंड है, जब एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बंध बनता है तो हम इसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। यही प्रश्न हमसे पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। और जितने भी क्वेश्चन ये बन रहे हैं मैक्सिमम आप देखोगे ये सारे एनसीईआरटी की ही बातें हैं, है ना। एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। आगे ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इन कोल्ड कंट्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल एडिड टू वाटर इन कार रेडिएटर। तो देखो क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। कह रहा इथाइलिन ग्लाइकोल, अच्छा क्या होते हैं ग्लाइकोल? सर ऐसे कार्बन जिसके अगल बगल में OH ग्रुप होते हैं इसको हम ग्लाइकोल कहते हैं। और सर ऐसे कार्बन जिसके अगल बगल की 3 पोजीशन पे OH होते हैं सर इसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं। और याद है फैट जब हम बनाते हैं या ऑयल्स बनाते हैं उसके लिए बेस जो बेसिक है वो क्या चाहिए होता है? ग्लिसरॉल। और साथ में एसिड चाहिए होता है लॉन्ग फॉर्म कार्बन चेन का, लाइक स्टीरेट या स्टीरिक एसिड, याद है। तो ये हमने फैट्स में पढ़ा था, केमिकल टेस्ट में ये हमने पढ़ा भी है। तो खैर इथाइलिन ग्लाइकोल को आप कार रेडिएटर्स में ऐड करते हैं कोल्ड कंट्री में। ऑब्वियस बात है ठंडी कंट्री है तो वहाँ पे सर क्या होगा? फ्रीजिंग हो जाएगी, तो भैया हमें एंटी फ्रीज की तरह से यूज़ करना है। तो कॉमन सेंस है। अब बात को ध्यान से सुन लेना, न जाने कितनी बार मैं इस बात को रिपीट कर चुका हूँ। आपके पास 180 मिनट ही हैं और 200 क्वेश्चन करने, और जो वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं ना तो समझ लो ये वो प्लस पॉइंट जरूर लेके जा रहे हैं। और यही चीज़ उनको एग्ज़ाम में सफल बनाएगी, प्रयास उनका सफलतम बनाएगी, है ना। यहाँ तक जो पहुँचे, जो ना शुरू में देखा कि भाई ये तो कंट्रोवर्सी वाली बात कर रहा है ना, हमारे हित में बात नहीं कर रहा और हेटर्स भी देख रहे हैं, तो भैया कर लो, जो आपकी इच्छा है वो करो। और मैं तो कह रहा हूँ डिसलाइक करके डीसब्सक्राइब करके चले जाओ, कोई समस्या नहीं है। मेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं कि मुझे अभी यूट्यूब पे पढ़ाना ही है ना, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। बट जो सच में बच्चे समझ रहे हैं कि भाई उनके हित के लिए बात कर रहा हूँ, मैं कोई क्लिक बेट वीडियोज़ नहीं बनाता कि भैया कल नया वो आने वाला है वैकेंसी, परसों नया आने वाला है। अरे भैया आने वाला है बट उसकी तैयारी भी तो कराओ, है ना। खैर तो 180 मिनट में आपके पास देखो 200 क्वेश्चन। अब ऑब्वियस बात है क्वेश्चन का लेवल 4 है तो इजी ही रहने वाला, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। यही लेवल मैं अपना भी रखने वाला, थोड़ा चौथा या पांचवें पेपर में लेवल थोड़ा और हार्ड करूंगा, बट शुरू के लेवल तो मैं ऐसे रखूंगा, शुरू के पेपर तो मैं इजी ही रखूंगा, यही लेवल होगा, यही टोन होगी, ठीक है। तो जब 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने, एक बात जरा सोचेगा कि भाई आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, लगभग 50 सेकंड में क्वेश्चन कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें करने के लिए कोई अलग से माइंड नहीं चाहिए, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। तो जो बच्चा 3 घंटे जागा रहेगा ना पेपर में, 1 मिनट भी, ये नहीं कि मच्छर आके काट दिया ऐसे मार दूं, ऐसे करने का भी जिस बच्चे पे समय नहीं होगा, वही 100% फोकस कर रहा होगा। और सोच के देख लो अभी आपका जो फोकस है वो मैक्सिमम 30 से 45 मिनट का होगा। और कितने मिनट का चाहिए सर? 180 मिनट का फोकस चाहिए। यही आपको टेस्ट सीरीज सिखा रही हैं, है ना। टेस्ट सीरीज देने का मतलब यही है। इसीलिए कह रहा हूँ जब टेस्ट नंबर 2 10 तारीख से टेस्ट नंबर 2 है, टेस्ट नंबर 1 1 अप्रैल को आ गया था। इतना दिन इसलिए दिए थे ताकि आप रिवीजन कर रहे होंगे, ये मान के चल रहा हूँ रिवीजन कर रहे होंगे, इसलिए मैंने आपको इतने दिन दिए, ठीक है। बाकी टेस्ट तो 5 डेज़ के अंदर हो जाएंगे। पर देखिए जो टेस्ट है उसको आप केवल ऐसे ही देना कि 10 से 12 पहला टेस्ट और फिर 2 से 5 अगला टेस्ट। इससे फोकस बनेगा कि भाई 180 मिनट में मैं 200 क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करूँगा। और वो बच्चा ज़्यादा अपने आप को एग्ज़ाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड रख पाएगा। जो बच्चा यह सोचेगा कि भाई एक तो 180 मिनट को यूटिलाइज करना है, दूसरा कि मुझे क्वेश्चन पेपर को 2 से 3 बार जरूर पढ़ना है। अब देखो कैसे करोगे, 200 क्वेश्चन भी करने हैं और मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर को 2 बार एटलीस्ट तो रीड करना है। वाई? क्योंकि काफ़ी बार ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन एक बार में माइंड नहीं चलता, तो दूसरे बार में कुछ ऐसे वर्ड देके या कुछ माइंड में ऐसे केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं कि तुरंत जनरेट होने लगता है कि सर बात कर रहा है क्या, ऐड कर रहे हो वाटर को, है ना, वाटर के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल को। कहाँ कर रहे हो सर? ठंडी जगह में। अरे भाई जब ठंडी जगह में कर रहे हो तो एंटी फ्रीज के लिए ही तो इसको यूज़ कर रहे होंगे। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को तुरंत सोचते हैं, है ना, फिर 2 मिनट तक इसको सोचते रहेंगे। सोचने का टाइम तो है ही नहीं, 50 सेकंड में पढ़ना है, आंसर करना है, आगे बढ़ो, खत्म कहानी। स्पीड बढ़ानी। देखो द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला NH2CH2COOH, ये आपका जो है ज्वीटर आयन की तरह दिख रहा है, मे बिहेव, किसकी तरह बिहेव करेगा? तो देख लो भाई COOH, सर ये तो एसिड पार्ट होता है ना भाई, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और NH2 अमाइन यह बेस की तरह होते हैं, क्षार की तरह भी होते हैं। तो भाई हमारे पास एसिड भी है, अम्ल भी है, क्षार भी है, ऐसा ग्रुप मौजूद है जिसके पास अम्ल और क्षार दोनों है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ओनली एज एन एसिड नहीं भाई, इस पे COOH भी है,
NH2 भी है, तो अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करेगा, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग BF3 इज नॉट करेक्ट। बोरोन ट्राइफ्लोराइड के लिए कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? फर्स्ट है, इट इज एन आयनिक कंपाउंड, पहला ही करेक्ट नहीं है भाई, कहीं से आयनिक कंपाउंड नहीं है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। जो बोरोन है, फ्लोरीन है, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड सह संयोजक बंध बनाते हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? ये बात परम सत्य है कि भैया बोरोन और फ्लोरीन के बीच में 3 ही बंध हैं। एक बंध में, एक बॉन्ड में सर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड में सर यहाँ 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 2 अष्टक पूरा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन की सर इस पर कमी है। अष्टक पूरा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला यौगिक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है 2 इलेक्ट्रॉन की। ये लुईस एसिड है, बिल्कुल सही कहानी है सर, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल मान लिया जाता है, एसिड मान लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्या यह एडक्ट बनाएगा? व्हाट इज एडक्ट? ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे उत्पाद जो एडिशन से बने हों, है ना, जोड़ से बने हों, उसको हम एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट बोलते हैं। देखो एडिशन और प्रोडक्ट का डक्ट, तो नाम बन गया एडक्ट। एडक्ट का मतलब ये होता है ऐसे प्रोडक्ट्स जो एडिशन रिएक्शन के द्वारा बने हों, तो बिल्कुल एडक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल, यदि आप एमाइन लो, NH3 लो और इसकी रिएक्शन BF3 से कराओ, तो एमाइन अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कराएगा और इस तरह का एक एडक्ट बना लेगा, NH3 BF3। देखा होगा पुरानी किताबों में ऐसे बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको कहते हैं, या फिर इसको हम मॉडर्न साइंस ये कहती है कि भैया सिंपल इस बॉन्ड को ऐसे ना बना के आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, कैसे बना सकते हो कि सर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस लगा दो और बोरोन पे माइनस लगा दो, ऐसे भी बना सकते हो। अगर एग्जाम में ऐसे आ गया तो ये भी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। हमारे पुराने राइटर्स अब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, बट भाई नए राइटर्स ये कहते हैं कि भैया लोन पेयर जो दे रहा है उस पर प्लस बना दो और जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, लोन पेयर ले रहा है, उस पर माइनस बना दो। आगे है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको डिफाइन करता है? तो ऑब्वियस बात है सर, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस को डिफाइन करता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये न जाने क्वेश्चन मैंने PYQs में देख लिया है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है किसको सिग्निफाई करता है? तो इट डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द स्पेस। किस तरह का ओरिएंटेशन होगा स्पेस में, उसकी बात करता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने चर्चा भी करी इस पर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, जनरली हमारे सिलेबस में केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन संकरण केवल दिया है, बट इस तरह के क्वेश्चन ये UK PSC वाले एग्जाम में, SSSC वाले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे चेप दिया है ना, ताकि एटलीस्ट वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ के जा रहे तो एटलीस्ट क्वेश्चन तो एक आध लगा ले कि हाँ ऐसा क्वेश्चन कुछ आया तो मिलता जुलता हम कुछ काम कर लेंगे। Xg(F2) आप सभी को पता है भाई, Xg आपका जीनोन है और जीनोन का तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, अष्टक पूरा होता है। सर 3 फ्लोरीन है, तो जीनोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो फ्लोरीन के साथ शेयर हो जाएंगे, एक इधर से एक इधर से, और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन बच गए वो 3 लोन पेयर की फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल सही कहानी है सर। वो लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं, ये भी ध्यान में रखना होता है कि सर इसका जब संकरण निकालोगे कैसे निकाला था, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से निकाला था। सर सिग्मा बॉन्ड 2 ही हैं, एक सिग्मा एक सिग्मा। सर लोन पेयर 1 2 3 दिख रहे हैं, तो 2 + 3 5, 5 का मतलब इसका संकरण है सर sp3d। सर इसका संकरण sp3d है तो यह है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी ज्यामिति ये है। बट जब लोन पेयर आता है तो शेप में चेंज हो जाता है, उसका ढांचा अलग हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोन पेयर को कभी भी हम ढांचे में नहीं गिनते, तो किसको गिनते हैं, केवल बॉन्ड को। और ये बॉन्ड एक सरल रेखा बना रहा है ना, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। सरल रेखा मतलब ये लीनियर है ना, तो कैसा, रैखिक है, लीनियर है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न है, अगर ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो हम उस पर हल्ला बोल देंगे। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड गैमेक्जीन, है ना, ये तो सब जो है ओल्ड NCERTs में मेंशन होता था, अब तो सिलेबस भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है ना, 70% ही सिलेबस है। अब काफ़ी बच्चे देखेंगे कहेंगे हम तो इतनी केमिस्ट्री पढ़ते थे, और हमारे से पहले वाले जो UP बोर्ड से पढ़े हैं वो कहते हैं हम केमिस्ट्री की इतनी किताबें पढ़ते थे, है ना। तो अब ऑब्वियस बात है सिलेबस रिड्यूस होता जा रहा है। बट मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस अगर रिड्यूस हो रहा है बट IIT जैसे संस्थान अपने सिलेबस को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, है ना। नीट का सिलेबस रिड्यूस नहीं हो रहा है, वो सिलेबस अब भी उतना ही है। ठीक है, और बच्चे आप देख रहे हैं अपने लेवल को इतना बढ़ा रहे हैं कि वो 700 में 700 वाले बच्चे अब बहुत हो गए हैं कि 700 में 700 बच्चे जो है अब 2-3 बच्चों के बड़े प्यार से नीट में आ रहे हैं। ठीक है, खैर, तो भाई गैमेक्सीन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यह आपको ध्यान में रखना है। बना भी देता हूँ, हालांकि बेंजीन नहीं होता है ना, ये साइक्लोहेक्सेन होता है, बट बेंजीन को रिसेंबल करता है। तो ये होता है आपका हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन, है ना, तो ये होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
ठीक है। फॉर्मूला क्या बना सर, 6 ही कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन, 6 ही क्लोरीन है, तो C6H6Cl। हो सकता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड ना लिख के फॉर्मूला भी लिख देता तो भी कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना, फॉर्मूला के साथ आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है द स्पिन ऑफ 8th इलेक्ट्रॉन इन Na+ विल बी। भैया Na+ हो चाहे Na हो, दोनों की स्पिन लगभग सेम ही होगी, है ना, लगभग क्या सेम ही होगी। Na+ अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो सर ये 1s2 2s2 2p6 आने वाला है ना, 2s2 और 2p6 आने वाला है। सर 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, सर वो p सेल में आएगा, है ना, क्योंकि 2 4 यहाँ हो गए, बचे हुए इलेक्ट्रॉन p में आएंगे। p में जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हुंड्स का नियम याद रखते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल भरेंगे देन पेयरिंग करेंगे। जब पेयरिंग करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ चुके हैं और अगले 4 इलेक्ट्रॉन आप p में भर रहे हो, तो देखो जरा आपने इलेक्ट्रॉन कैसे भरा। सर आपने इलेक्ट्रॉन भरा कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सब में फिल करे हुंड्स के नियम को ध्यान में रखते हुए, फिर जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी स्पिन कहाँ है सर, नीचे की तरफ है, और जब सर स्पिन ऊपर की तरफ होती है तो उसको हम सर +½ स्पिन बोलते हैं। सर जब स्पिन नीचे की तरफ होती है तो सर इसको हम -½ स्पिन बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन बोलते हैं, ऊपर वाले को हम क्लॉकवाइज स्पिन बोलते हैं। नीचे की तरफ है तो ये सर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, सिंपल सी बात है। चलिए, Which of the following colligative property is associated with the term molarity? मोलरता से इसमें से कौन सी colligative property जुड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, colligative property क्या होता है, ठीक है। तो colligative property वो होता है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। और colligative property हमारे सिलेबस का पार्ट है। उसने पूरा सॉल्यूशन चैप्टर नहीं पूछा है, उसने बस केवल colligative property आपसे पूछा है, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक। और आपको पता है जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें कम मात्रा वाला होता है जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, एक ज़्यादा मात्रा वाला होता है जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और दोनों को ही आपस में घोल देते हैं तो सर वो सॉल्यूशन बना लेता है, विलेयन बना लेता है। तो जो केवल सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करे उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कह रहा है इसमें से ऐसी कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मोलरता पे डिपेंड करेगी, मोलैरिटी पे डिपेंड करेगी। और मोलैरिटी क्या होता है सर, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, मतलब ये भी सॉल्यूट की बात कर रहा है तो ऑब्वियस बात है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट हो सकता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना, फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया मोलैरिटी का भी, या फिर डेसीमीटर क्यूब भी कह सकता हूँ। यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ा है, 1 लीटर में ही 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो अगर लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब लिखा है तो वो भी बात सत्य लिखिए। तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मोलैरिटी पे डिपेंड करेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नहीं होता, ठीक है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपने पढ़ा होगा, डेल P बट्टे में P बराबर कितना, N1 अपॉन में N1 + N2, है ना, या फिर मैं बोलूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये कहता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के, ठीक। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर, यही इसका सही आंसर होगा, पढ़ा होगा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, पाई इक्वल टू कितना होता है सर, CRT होता है। C हमारा कंसंट्रेशन होता है ना, सांद्रता होती है, और ये कंसंट्रेशन कोई हम मोलैरिटी भी कह देते हैं, कंसंट्रेशन को सिंपली हम मोलैरिटी भी कह देते हैं। मतलब कंसंट्रेशन का भी सर सेम फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब। तो हमने देखा पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, आर हमारा वास्तविक गैस स्थिरांक जिसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है ना, या फिर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होती है, ध्यान में रखना है सारी वैल्यूज इसकी हैं, ठीक है। इसके अलावा याद है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। या फिर 0.08314, है ना, और लीटर बार पर ATM, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो ये सारी यूनिट्स मैं कन्वर्जन आपको पढ़ा चुका हूँ, गैसेस स्टेट में ये सब मैंने आपको पढ़ाया भी था। खैर क्वेश्चन ये था कि भाई कौन सी ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मोलैरिटी पे डिपेंड करती है, तो हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो कि पाई बराबर CRT होता है, C हमारा कंसंट्रेशन है, ठीक है। बाकी आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, ये सब पढ़ा होगा, डेल TF, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, नॉट मोलैरिटी, मोलैलिटी स्मॉल m, है ना। मोलैलिटी होता क्या है सर, स्मॉल m, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टे में क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, है ना, ये मोलैलिटी है, मोललता, मोलरता नहीं, मोललता, ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो सर एक कांस्टेंट को हम लाते हैं, स्थिरांक को लाते हैं जिसको हम KF कहते हैं, ठीक है। मोलर कायरोजेनिक कांस्टेंट याद है KF, ऐसे ही यहाँ पे दिया होगा
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये जानते हैं डेल टी बी, सेम ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी, है ना, एल है तो प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट हटेगा जिसको हम के बी कहेंगे, मोलल एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। पढ़ते हैं ना सारी कहानी, तो ध्यान में रखिएगा, जस्ट एक रिवीजन के लिए आपको मैंने सारी ही बातें बताई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। तो आई थिंक जो बच्चे स्वयं से तैयारी कर रहे होंगे उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि सर हाँ इस लेवल के क्वेश्चन है, अब उनको थोड़ा थोड़ा विश्वास आ रहा होगा कि हाँ हमने एनसीईआरटी सही पढ़ी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। और अगर जीएस में हमारी कमी है तो या तो हम अच्छी तैयारी पहले से ही कर रहे होंगे, और अगर कमी है तो उस कमी को भी हम पूरा कर लेंगे और 10 टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे, जिसमें से कुछ टॉपिक की हेल्प तो आपको मिल ही जाएगी, मैं आपको बता ही चुका हूँ। जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड है ना, जिसमें मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है वो मैंने आपको कंप्लीट कराया है, उसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो मैंने आपको वहाँ पे कराए हैं, प्लस आपको ज्योग्राफी, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, पॉलिटी, ये 3 टॉपिक और मैंने वहाँ पे कराए हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि समय कम है और टू द पॉइंट हम पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में बैच है जीएस का, कंप्लीट जीएस वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अभी ऑब्वियस बात है रनिंग बैच है, तो 3 टॉपिक तो मैं यूट्यूब पे करा चुका हूँ, वो भी वहीं कॉमन है, जनरल एप्टीट्यूड कॉमन है, उसके अलावा अभी बहुत सारे टॉपिक रह रहे हैं, जैसे मैंने अभी रिसेंट में पॉलिटी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशिएंट और मिडाइवल 1-2 दिन में वहाँ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर रह जाएगा उत्तराखंड स्पेशल और करंट अफेयर, वो मैं आपको करा दूँगा, ठीक है। चलिए आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन नाइट्रोजन। तो भैया नाइट्रोजन किस में है, नाइलॉन 66, ये तो हमने स्ट्रक्चर बना के भी देखा था ना, तो कैप्रोलैक्टम वाला एग्जाम्पल आई थिंक हमने करा था, तो ऑब्वियस बात है नाइलॉन 66 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको बताया था भाई, देखो टेस्ट सीरीज़ का यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ केवल क्वेश्चन आंसर नहीं है, ठीक है। आप मान के चलें भाई एक टेस्ट सीरीज़ में आपके 200 क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम भी 200 क्वेश्चन के आने वाला है, आपको मैं टोटल 5 टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ, मतलब 1000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, केवल क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ नहीं है, आप उनके ऑप्शन को देखिए, जैसे पीवीसी है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो कि सर पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है ना, तो सर ये हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक, यहाँ CH है, Cl है, सर ये हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसका मोनोमर क्या है सर, विनाइल क्लोराइड है। ऐसी टेफ्लॉन पढ़ूंगा, ऐसी टेरेलिन पढ़ूंगा, ऐसी नायलॉन 66 प्रॉपर पढ़ूंगा, कि सर केवल ये क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ रहा, मुझे तो एग्जाम को निकालना है। हो सकता है एग्जाम में मेरे ये आ जाए कि बताओ टेरेलिन का मोनोमर क्या है, या फिर टेफ्लॉन का यूज़ क्या है, और टेफ्लॉन का यूज़ मुझे कमेंट में आप बताएंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और एक बार अगर कमेंट में करेंगे तो ऑब्वियस बात आपको याद भी रहेगा, ठीक है। टेफ्लॉन का यूज़ कहाँ होता है, नॉन स्टिक बर्तन, है ना, क्या। आगे है जियोलाइट आर, क्या होते हैं जियोलाइट, तो जियोलाइट आर द सिलिकेट्स, क्या होते हैं सर, ये सिलिकेट्स होते हैं, और जिनको सिलिकेट्स नहीं पता तो SiO4 4- होते हैं, ठीक है। दीज आर द सिलिकेट्स, ठीक है। और बहुत तरह के सिलिकेट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स में इसको पढ़ाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये होता है आपका सिलिकेट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्बिटल्स इज, तो ऑर्बिटल की करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, स्पेलिंग देखो एन नहीं लिखा, खैर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर होगा घटता हुआ, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, जहाँ पे एस का परसेंटेज ज़्यादा उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखो कि विद्युत ऋणात्मकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस के। तो भैया जो एस ऑर्बिटल है वो तो 100% ही एस है, सबसे ज़्यादा एस का परसेंटेज यहीं रहेगा। एसपी में निकालो, सर एसपी में निकाल लेते हैं, एसपी में एस 1 है, टोटल कितने हैं 2 हैं, तो 1/2 गुणा में 100, परसेंटेज में सीखा था सर 50% है, अरे भाई 2 ही हैं, एक एस एक पी, तो 50% एस 50% पी। SP2 में सर एस 1 ही है, टोटल कितने हैं P2 और एस 1 3 है ना, तो सर कितना है 33.5% है। वैसे भी देख लो भाई टोटल 3 है, एक की निकालनी है तो 1/3 मतलब 33.5%, ठीक है, 33 से 1/3% कहूँगा। और सर पी में तो एस ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये तो सबसे कम होगा, तो आई थिंक पहला ही ऑप्शन सही हो गया फिर तो, है ना, मैंने सही ऑप्शन को ही जनरली यहाँ पे देखा है, चलो खैर डायरेक्टली मैंने पहले ही ऑप्शन को देखा, खैर तो एस में 100% एस, एसपी में 50%, यहाँ 33.5%, और जहाँ पे एस परसेंटेज ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, है ना। प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया एक सिंपल से कंसेप्ट पे, तो इसलिए हमें याद भी करना है और कंसेप्ट का रिवीजन भी करना है, ठीक है। और याद कीजिए मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है उसमें भी यही बोला है कि मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में अल्टीमेट है,
एग्जामिनर क्या क्वेश्चन दे कोई नहीं कह सकता भाई। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो ये भी क्लियर बोलता हूँ, मैं नहीं कह सकता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर बोलता हूँ, वाई? क्योंकि जीएस का कोई एंड नहीं है। बल्कि केमिस्ट्री में टॉपिक मैंने डीप में पढ़ाए हैं, यह वहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई जो पढ़ा है उसके इर्द गिर्द ही रहेगा, उससे बाहर आने की संभावना कम है। बट भैया जीएस कोई एंड नहीं है। पता चला मैंने कोई मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन छोड़ दिया और हो सकता है वही आ जाए, है ना। बट समझिए, जो मैंने आपको पढ़ा है ऐसा नहीं कि कुछ भी जो मेरे मन में आया वो मैंने पढ़ा दिया। भैया प्रीवियस ईयर मैंने बहुत एनालाइज करे हैं, मैं ट्रेंड जरूर देखता हूँ। कोई भी पेपर आता है ना रिसेंट का और मुझे लगता है कि इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको एनालाइज करता हूँ, पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और अब कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उन ट्रेंड के बेसिस पे, पीवाईक्यू के बेसिस पे मैं आपको सारा जीएस का पोर्शन करा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ये है कि भैया जब आप दवा ले रहे हो डॉक्टर से तो डॉक्टर पे भी भरोसा होना चाहिए। ठीक है, और वो भरोसा मैं आपको ऐसे दिला रहा हूँ कि जो आपको दवाई दी जा रही है सबसे बेस्ट दी जा रही है। ठीक है, बेस्ट कैसे? क्योंकि ऑब्वियस बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे मन में जो है पढ़ा दिया, रैंडम पढ़ा दिया, नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके के पूछे जा रहे हैं, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे गांधीयन एरा, जिनको पढ़ना है गांधीयन एरा अच्छे से पढ़िएगा। हालांकि मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन आने वाले मॉडर्न हिस्ट्री के, तो 1-2 क्वेश्चन गांधीयन एरा पे जरूर होंगे। तो गांधी जी, गांधीयन एरा, उसके मेन पॉइंट्स को जो है आप एनालाइज करके जरूर जाइएगा। और इस पर मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ, आंसर जरूर कमेंट में कीजिएगा कि गांधी जी भारत किस दिन आए थे साउथ अफ्रीका से और उस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ये जरूर बताइएगा। आगे, एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अरे वाह, क्या देखो क्वेश्चन दिया है, राइट टू लेफ्ट, है ना। अब यहीं पे काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। दिया है राइट टू लेफ्ट, इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो इजी पेपर में यही खास बात होती है, गलतियां एग्जामिनर ऐसे ही कराते हैं। लेफ्ट टू राइट नहीं लिखा और काफ़ी बच्चे बस इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और लेफ्ट टू राइट वाला आंसर उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा देंगे। लेफ्ट टू राइट लगाएंगे और लेफ्ट टू राइट तो सर जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है, यही हमने पढ़ा है और पता चला मजे मजे में डिक्रीज आंसर लगा दिया। तो इसीलिए मैं यही तो कह रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ कि जो 180 मिनट हैं, जिसने वहाँ 180 मिनट में फोकस कर लिया, पेपर का लेवल ऐसा ही रहने वाला है, इसके इर्द गिर्द ही रहने वाला है। ठीक है, और जिसने 180 मिनट फोकस कर लिया वह बहुत अच्छी लीड करेगा, बहुत अच्छे नंबरों से जो एग्जाम को निकालेगा। और जो मैं कह रहा हूँ ना मिनिमम 70%, उससे तो बहुत ऊपर वो बच्चा होगा। ठीक है, क्योंकि भाई एक दिन में 2 एग्जाम होने, फोकस करना बहुत मुश्किल कार्य है। और फिर जब ब्रेक मिलेगा ऑब्वियस बात है, उसके बाद किसी का सेंटर मान लो दूसरी जगह हुआ, दूसरे सेंटर पे हुआ, उसको नींद वगैरह की समस्या आएगी, है ना। ऑब्वियस बात है, थक चुका होगा, सुबह जल्दी उठा होगा एग्जाम देने के लिए, तो बहुत समस्याएं हैं। तो सोचो 180 मिनट का फोकस ही आपको बहुत हेल्प कराएगा। और ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपको 1.25 नंबर पीछे ले जाएंगी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एक तो उस क्वेश्चन का गलत और 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी जरूर होगी। तो बोला राइट टू लेफ्ट, उल्टे में क्या होगा सर, इंक्रीज होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेटमेंट कई बार हमारे गलत हो जाते हैं, तो इट में इंक्रीज, ध्यान से पढ़ना है। आगे, बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, अरे बोहर रेडियस का क्या फॉर्मूला लिखवाया था सर, आपने कुछ ऐसा लिखवाया था, याद है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, आर नॉट इक्वल टू कितना, ए नॉट, ठीक है जी, एक मिनट दीजिएगा, बोहर रेडियस, हाँ, एन स्क्वायर ए नॉट, है ना। ये चल क्यों नहीं रहा भाई, एक मिनट देना, ये पेन नहीं चल रहा है, हाँ चल रहा है। आर इक्वल टू कितना बताया था, एन स्क्वायर ए नॉट, ऐसा कर कुछ फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए। और जो एन स्क्वायर और ए नॉट की वैल्यू जो थी लगभग कितनी थी, 5.29 इंटू कितना, 10 की पावर -10। ठीक है, 5.29 इंटू, नहीं 10 की पावर -10 नहीं होगा भाई, एक जीरो कम पड़ गया ना, हाँ, तो ये बनेगा 0.529 इंटू 10 की पावर -10। अब ये सही लिखा है, एक जीरो कम पड़ जाएगा नहीं तो 0.529 इंटू 10 की पावर -10। और हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, सभी को पता है, एन बराबर 1 होता है। 1 जब रखोगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 0.0529 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। देखो कन्फ्यूज़न करने वाला क्वेश्चन बना दिया, पढ़ा सबने होगा, पर जिसको बस फॉर्मूले में हल्की सी गड़बड़ आई, समझ लो उसका फॉर्मूला बिगड़ गया। ठीक है, 0. यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, ये देखो, है ना, यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, तो उसको सही करो, 0.0, ठीक है, 0.529। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, 10 -10, पहले तो पावर देख लो, -8, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट कर दूंगा। अब देखो ये है 0.53529, भाई ये तो गलत हो गया, है ना, क्योंकि 0.0529 है, मतलब लगभग 3 है, तो 0.53 ले रखा है। बी इज द राइट आंसर। देखो कितना, मतलब क्वेश्चन कितना प्यारा सा बना है कि भाई अगल बगल में देखो कितना क्लोज ऑप्शन दिया है ना। तो थोड़ा सा दिमाग से खेलना है और आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और जिसने गड़बड़ कर दी
क्वेश्चन गलत हो गया। तो भैया ऐसे ही तो रिवीजन करना है, इन्हीं पॉइंट्स का तो रिवीजन करना है। देखो सर यहाँ गलती हो सकती है, ऊपर देखो सर इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि भाई हम लेफ्ट टू राइट पढ़ के ही कई बार दिमाग नहीं काम करता, केवल लेफ्ट टू राइट सोच के आ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा देते हैं। तो ध्यान से पढ़ना होता है, यही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। आगे है नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डी बाय हैकल थ्योरी इज एप्लीकेबल टू। तो कह रहा है फॉलोइंग में से डी बाय हैकल थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है। तो भैया ये जो डी बाय हैकल थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है सर, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनको सॉल्यूशन में डाला जाए, है ना। और इलेक्ट्रोलाइट जनरली पोलर सॉल्यूशन में ही मिलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये जो आयंस में टूट जाए, और आयन में कोई चीज़ कब टूटेगी, जब उसको पोलर चीज़ मिलेगी। तो जनरली वाटर एज एन सॉल्वेंट आप लेते हैं जनरल, है ना, और इसके अलावा अमोनिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, बट इन जनरल वाटर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को जब भी सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। और अपने अनुभव से कहूँ तो जिसका आयनाइजेशन 85% से ज़्यादा हो जाए, है ना, 85 से 100, मतलब 100% मतलब पूरा ही आयनाइज हो जाए, ये कम से कम 85% तो आपका वो इलेक्ट्रोलाइट टूट जाए अपने आयंस में, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे सर, जिसका आयनाइजेशन या तो हो ही ना, है ना, या फिर हो, देखो वीक है तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा ही। तो मैं जीरो नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 15%, है ना। 15% ही केवल वो आयनाइज हो पा रहा है, मतलब 100 आपने मॉलिक्यूल डाले और 15 ही टूट पा रहे हैं तो वीक हो गया। 100 डाले 85 से 100 तक टूट गए तो वो स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो एसिटिक एसिड ये सब वीक है ना, एसिटिक एसिड वीक है, NH4OH ये सब वीक है, पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर वीक है, तो केवल कौन है सर, स्ट्रॉन्ग KCN, है ना। KNO3 को भी स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, है ना, जल्दी से आयनाइज हो जाता है, बट दोनों में कंपेयर करोगे तो KCN ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये ध्यान में रखना है, ठीक। तो आई थिंक डी बाय हैकल थ्योरी भी थोड़ा सा रिवीजन हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट ये भी रिवीजन हो गया, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे है व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर द मेजर प्रोडक्ट विल बी, ठीक है। तो ग्लूकोज को आप, ये है आपका COOH और ये है CH2OH, ठीक है। अच्छा कितनी बार आ गए CH2OH, ये आएगा 5 बार, ठीक है। तो ये आपका ग्लूकोज है, सही लिखा है ना फॉर्मूला। C इस पे इधर हो जाएगा एक H, ये हो जाएगा OH। अच्छा CH2OH नहीं होगा, CHOH होगा, है ना, क्योंकि सर CHOH ये कितनी बार रिपीट होगा सर, ये कार्बन, ये होगा 4 बार रिपीट और लास्ट में आ जाएगा सर CH2OH। अब सही लिखा है फॉर्मूला। ये आपका ग्लूकोज कह रहा है, जब इस ग्लूकोज की रिएक्शन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जो ये बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है ये मैंने पूरा ही यूट्यूब पे आपको पढ़ाया है ना। बायोमॉलिक्यूल पूरा उन 17 क्लास में, एक क्लास मैंने बायोमॉलिक्यूल के लिए, और वहाँ से देखो प्रश्न पूछने के ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा चांसेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 200 मार्क्स का है। खैर ब्रोमीन वाटर से आप रिएक्शन कर रहे हैं ग्लूकोज को, तो भैया BR वाटर से जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है, अच्छा ये COOH नहीं है, ये भी CHO ग्रुप है, ठीक है ना। अब ये सही रहेगा ग्लूकोज। काफ़ी बच्चे करेंगे क्या कर रहा है ये, तो देखो भैया हेक्टिक शेड्यूल है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे केवल कह दे रहे हैं कि सर केवल 40 ही क्वेश्चन कराए हैं, तो बेटा जी बात को हमारी भी समझे, हम पे बिल्कुल समय नहीं है इस चीज़ के लिए, अपने भी बहुत काम है। आप मानेंगे टेस्ट सीरीज भी बनानी है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने, ये नहीं कि रैंडम उठा के वे क्वेश्चन कुछ भी डाल दिया। भैया ऑब्वियस बात है, एटलीस्ट इस टाइम पे आपको ऐसे क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस के लिए दूँ जो एग्जाम से कुछ रिलेटेड हों, है ना, क्वेश्चन जहाँ से आने के चांसेस बनते हों, या कुछ भी उठा के मैं नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसीलिए समझो, तो थोड़ा समय का अभाव रहता है, और रेस्ट नहीं किया तो देखो माइंड थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। खैर देखो COOH ग्रुप जो है ब्रोमीन वाटर में, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, आपको बताइए जो ग्लूकोज है इसको हम एल्डोहेक्सोज कहते हैं, एल्डोहेक्सोज कहते हैं सर। और ये एल्डोहेक्सोज का ब्रोमीन वाटर में ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये CHO ग्रुप COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और सर इसी को हम ग्लूकोज, ये तो ग्लूकोज हो गया, और इसी को हम ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया तो उसको हम ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में है क्या, अच्छा है, B ऑप्शन है, इट इज़ द ग्लूकोनिक एसिड, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है नेक्स्ट, D ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कलर्ड आयंस बिकॉज, है ना, तो किस रीजन से कलर देते हैं, तो भैया सिंपल सा रीज़न है, D ब्लॉक है तो DS तो होगा ही नहीं, वैसे भी PD भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बन रहा है DD ट्रांजिशन। अब ये कह रहा है दे डू नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी, भैया जो एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो कलर तो वैसे ही नहीं देगा, पहली बात, तो चौथा ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो। अब बाकी देखो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है कि भैया जब D ऑर्बिटल है तो DD ट्रांजिशन ही करेगा, है ना,
तो डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगा। आप सभी को पता है कि भैया डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक लो एनर्जी का होता है जिसको हम T2G कहते हैं, हाई एनर्जी वाले को EG कहते हैं, जिसमें हमारे DXY, DYZ और DZX होते हैं। ये किसके लिए स्प्लिटिंग होती है सर? ऑक्टाहेड्रल के लिए। हाई एनर्जी वाला TX² - Y² और DZ² होता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड इस तरीके से टूटते हैं, जिसमें ग्राउंड एनर्जी को हम T2G बोल देते हैं, हाई एनर्जी को हम आपका EG बोल देते हैं। तो आपको पता है भैया ग्राउंड एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट हो जाएगा, वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। जिस कलर की एनर्जी को रिलीज करेगा वो कलर आपको दिखाई देगा। तो भैया बिना एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तो कलर दिखेगा ही नहीं। चौथा ऑप्शन तो वैसे ही बेकार है, काट दो, है ना। और डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है तो DS, PD इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या ऑप्शन बना? DD। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट? किसका ध्रुवीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है ये टोलुइन भैया। व्हाट इज टोलुइन? बेंजीन पे CH3 सर, ये टोलुइन है ना। फिर है हमारे नाइट्रोबेंजीन भैया, बेंजीन पे NO2 ग्रुप है, ठीक है, बेंजीन पे NO2 ग्रुप है। फिर है पैराक्रीसोल, क्या होता है भाई? क्रीसोल है, OH और CH3 ग्रुप होना चाहिए। फिर है फिनॉल, ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा भैया डाइपोल मोमेंट? अरे भैया एक ही दिख रहा है साफ साफ, NO2 ग्रुप। वाई? बिकॉज NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब इस बात है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। इसके बाद किस में होगा सर? कहीं ना कहीं फिनॉल में दिखेगा, फिर CH3 में दिखेगा, और लास्ट में आपका ये OH CH3 वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन दोनों सेम साइड से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर मिल गया नाइट्रोबेंजीन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, और ऑब्वियस बात है डाइपोल मोमेंट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो चार्जेस सेपरेट हुए हैं, है ना, उसी को हम डाइपोल मोमेंट ध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं, ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज द NClF3। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने 2 बार दे दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले हो गई, है ना। ClF3, तो Cl है, क्लोरीन है, और इस पे 3 फ्लोरीन है। संकर्ण पूछ रहा है तो भैया निकाल लोगे, 2 लोन पे 3 बॉन्ड पे, sp3d इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा मैंने हाइब्रिडेशन की वजह से दे दिया होगा, वो क्वेश्चन मैंने जस्ट प्रैक्टिस किया, और ये हाइब्रिडेशन की वजह से मैंने दिया है क्योंकि हाइब्रिडेशन तो सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, आगे इन गैस मास्क, अच्छा सरफेस केमिस्ट्री भी हमारे सिलेबस में है। तो इन गैस मास्क द पॉइजनस गैस आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिवेटेड चारकोल, द एक्टिवेटेड चारकोल एक्ट एज। तो वो जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? भैया ऑब्वियस बात है, साफ साफ कह रहा है कि एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जब एब्जॉर्ब हो जाती है जिस पे, उसको हम एब्जॉर्बेट कहते हैं, है ना, या एब्जॉर्बेंट कहते हैं, जल्दी से बताएं।